अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 मार्च 2025 है, मंगल का दिन है, बहुत तेज़ी से इख्तिताम पज़ीर है। दुनिया की और अमेरिका की बहुत सी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया है और उसे लुधियाना ले जाया गया है, उसके हवाले से अमेरिका में जिस किस्म की बहस हो रही है, अमेरिकन डेमोक्रेसी के हवाले से, अमेरिकन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, फर्स्ट अमेंडमेंट के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। लेकिन इन्हें मैं किसी तफसील से अगले व्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा। इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को साइड बाय साइड रख के हमें देखने की ज़रूरत है। पहली डेवलपमेंट वो है जहां हमसे चंद घंटे पहले बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग और उसके बाद पाकिस्तान के अखबारात ने ये बताया हमें कि किस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान में ग़ालिबन बोलान पास के करीब, और सिब्बी से कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, जहां पाकिस्तान रेलवेज़ की जाफ़र एक्सप्रेस पूरी की पूरी ट्रेन ही को उन्होंने यरगमाल बना लिया है। और कहा जा रहा है कि 400 से 500 लोग जो हैं वो उस ट्रेन में सवार हैं, और वहाँ पर एक घुमसान का मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त अगेंस्ट BLA, जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान आर्मी के जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और BLA का मजीद ब्रिगेड उनको पाकिस्तान एयरफोर्स कह रहा है। ये एक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही हमें जहन में रखना चाहिए कि इसी हफ्ते में महरंग बलोच को बरतानवी खबर एजेंसी, जो बहुत बड़ा इदारा है, BBC, उसने दुनिया की 100 मॉस्क 2024 की 100 सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल बाअसर ख़वातीन हैं उसमें उनका शुमार किया, और उसके बाद अमरीकी जो जरीदा है बहुत इन्फ्लुएंशियल, दी टाइम्स, उसने भी इसे अफर्म किया। और उसके बाद हमने ये खबर सुनी, कंफर्म किया कि बलोच ने, जो एक रिस्पेक्टेड बलोच जर्नलिस्ट है यूरोप में कहीं, उन्होंने ये कंफर्म किया कि महरंग बलोच जो हैं वो नोबेल प्राइज़ के लिए जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है 338, उसमें महरंग बलोच भी हैं। ये दूसरी डेवलपमेंट है जिसे हमें इसके साथ रख के देखना है। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां आज ही के दिन में, मंगल में, हमें पता चलता है कि फाइनली पूरे एक हफ्ते के बाद इमरान खान की अपनी हमशीरा बहन जनाब अलीमा खान साहिबा से मुलाकात होती है, सलमान अकरम राजा से मुलाकात होती है, बाज़ और वकला से मुलाकात होती है। लेकिन उनके जो की वकील हैं, जो जेल के मामलात के लिए ज़हीर अब्बास साहब जिनको लगाया गया है, उनसे जेल के हुकाम, बुनियादी तौर पे जेल को जो कर्नल साहब चलाते और कंट्रोल मैनेज करते हैं, वो उनको इमरान खान से नहीं मिलने देते, और इमरान खान के इस हवाले से कुछ कंप्लेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे सामने आती हैं। अलीमा जिस लबो लहजे में अलीमा खान साहबा वहाँ पे प्रेस टॉक करती हैं, वो और सलमान अकरम राजा साहब हमें क्या बताते हैं इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक के हवाले से। ये तीन सेट ऑफ डेवलपमेंट्स हैं, एक जिसका ताल्लुक BLA और ट्रेन के साथ है, उनकी दहशत गर्दी के साथ है, दूसरा महरंग बलोच, और तीसरा इमरान खान से मुलाकात। तो ये बेसिकली एक पैरामीटर है, और इसके अंदर दर्जनों किस्म के सवालात और डेवलपमेंट्स, जो मिनी डेवलपमेंट्स इससे रिलेटेड हैं। अब एक एक करके इनको देखना बड़ा ज़रूरी है, कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और वो कहते हैं ना कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आपगीनों को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई फालतू ना बात करूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखता चला जाऊँ। आपसे बहुत घंटे पहले जो मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा अखबार है, दुनिया का रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन अल जजीरा, उसने ये स्टोरी दी जिसमें कहा कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है जाफर एक्सप्रेस की, वो BLA ने कंट्रोल कर लिया है एक हमले के बाद। और उसके ऊपर अमेरिका के जो विल्सन सेंटर के एनालिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी भाई लोगों से को बहुत बुरे उनके ताल्लुकात नहीं हैं, उनको खासा वो सपोर्ट भी करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि पूरी की पूरी ट्रेन, मतलब ये मतलब कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि पूरी ट्रेन एक मॉडर्न दुनिया के अंदर, फिल्मों में तो ज़रूर आपने देखा है, लेकिन एक्चुअल कहीं हमने सुना नहीं कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको गुरिल्लास और इंसर्जेंट्स जो हैं उसको कंट्रोल कर लें। वैसे मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही कह दिया लोगों ने, ऐसा लातीनी अमेरिका के अंदर, अफ्रीका में जहाँ जहाँ ट्रेन है, यहाँ गुरिल्लास हैं, वहाँ ऐसा हुआ ही होगा। डॉन अखबार जो है उसने उसके बारे में, अच्छा, डॉन की ज़्यादा डिटेल है अल जजीरा के मुकाबले पे, उसने पाकिस्तान रेलवेज़ के सोर्सेस को कोट करते हुए कहा है कि तकरीबन 500 लोग जो हैं वो उस ट्रेन में सवार हैं। अल जजीरा ने कहा था 400, डॉन कह रहा है 500। और ये भी तफसीलात पता चलती हैं कि बोलान टनल या बोलान पास जहाँ पे है उसके करीब ये ट्रेन के ऊपर हमला हुआ है।
ट्विटर के ऊपर बाज़ लोगों ने फुटेज लगाई है जिसमें एक ट्रेन जल रही है, आग लगी हुई है, वो चल भी रही है बहुत तेज़ी से, जिससे ये तासुर उभरता है कि एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर बीएलए ने हमला किया है और ट्रेन को रोक दिया है। ज़्यादा प्रैक्टिकल जो इसकी प्रैक्टिकल हकीकत पसंदाना किस्म की पॉसिबिलिटी है वो है जो हमें डॉन की स्टोरी से पता चलती है, जहाँ से ऐसा लगता है कि जो टनल है उसको निशाना बनाया गया है, टनल ब्लॉक हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, ट्रेन को रुकना पड़ गया और उसके बाद किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत से पहाड़ हैं, हिली ट्रैक है, वहाँ से बीएलए के फाइटर्स ने ट्रेन के ऊपर हमला किया। अच्छा, अब ये ज़हन में रखना चाहिए कि नवंबर 2024 में ताबड़तोड़ हमले हुए। मेरा ख्याल है उस वक़्त नवाब अकबर खान बुगटी की बरसी थी जब बीएलए ने ऐसे हमले किए पूरे बलूचिस्तान में 3-4 जगहों पे, और बीएलए का क्लेम यह था, और वो मेरा ख्याल है खासा वेरीफाइड क्लेम था, बिकॉज़ कुछ हमें अपने सोर्सेस से भी पता चला कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के अफसरों को, जवानों को, यानी हमारे सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ आर्मी रेगुलर नहीं है, उसमें एफसीबी है, उसमें और हैं, तो उनको उन्होंने वहाँ पे वो जाँ बहक हुए। और अब जो अखबारात को आप देखते हैं, जैसे डॉन वगैरह है, तो वहाँ पर भी 60, 65, 70 का फिगर जो है वो आपको मिलता है। एक्चुअल फिगर इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त ट्रेन सिस्टम जो है बलूचिस्तान में वो सारा का सारा बंद हो गया, बिकॉज ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाया गया, ओवरहेड ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया, टनल्स को नुकसान पहुंचाया गया। अब 2 महीने पहले की ट्रेन सर्विस जो है ये दोबारा शुरू हुई थी, और ये जाफर एक्सप्रेस जो है ये कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी, जो 1000 मील से ज़्यादा का, यानी आप कह सकते हैं कि 1500-1600 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। अब जो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है और जो आपने फिल्मों में भी बहुत देखा है कि ये पाकिस्तान आर्मी कोई डफर तो नहीं है, जिस तरह से आसमा जहांगीर साहब ने फरमाया, उनको पूरी तरह से अंदाज़ा है कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं और हमले होते रहे हैं, और आर्मी है तो ज़ाहिर है कि उनके इस ट्रेन के अंदर उनके कमांडो यूनिट्स मौजूद होंगे। और बीएलए के अगर आप इल्ज़ाम देखें तो वो तो समझते हैं कि शायद ट्रेन ही ज़्यादातर सर्विसमैन की है जो ट्रेन के ज़रिए वापस जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ट्रेन बड़ी कोई बेयारो मददगार वहाँ पे ट्रैवल कर रही होगी। ट्रेन के पास अपनी प्रोटेक्शन सप्लाई लाइन होगी, और जब बीएलए मजीद ब्रिगेड की कहता है कि हम पे पाकिस्तान एयरफोर्स हमला कर रही है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि ट्रेन के साथ एक कम्युनिकेशन लिंक है। पाकिस्तान के अपने जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, मिलिट्री के पास अपने बहुत अच्छा सेटअप है, उनको एयरफोर्स की ज़रूरत इस केस में नहीं है। तो ये ट्रेन एक प्रोटेक्टेड ट्रेन होगी, और उनको अंदाज़ा है कि उनके ऊपर इस किस्म के हमले हो सकते हैं। अंडर दिस सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर एक इंटेलिजेंस फेलियर आपको नजर आता है कि बीएलए ने, अच्छा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि पहाड़ी इलाके में जहाँ ट्रेन स्लो होती है उसका रास्ता रोका जा सकता है, जहाँ टनल्स आती हैं, फिल्मों भी आप देख लें, पढ़ भी लें तो आपको यही चीज़ समझ आती है, तो वहाँ पे उसको टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर ये आर्मी का से ज़्यादा इस पे बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस फेलियर है, और इससे आपको ये पता चलता है कि जो ग्राउंड है, चूँकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% से 45% टेरिटरी है, तो जो ग्राउंड है उसके ऊपर पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सेटअप है उसके पास बहुत इफेक्टिव पेनिट्रेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ब्रॉडली स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से ट्रेन पे हमला होना जो है, दैट रेजेस इश्यूज ऑफ बोथ कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी। कॉम्पिटेंस तो ये है कि ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए था जिससे पहले पता चलता, बीएलए के अंदर ऐसी पेनिट्रेशन आईएसआई की होनी चाहिए थी कि उनको पता चलता कि बीएसए फलां तारीख को फलां बजे फलां ट्रेन को टारगेट करने का प्लान जो है वो बीएलए ने बनाया है, और इनके पास पहले ही ये वहाँ पे मौजूद होते, और बीएलए के जो यूनिट्स या जो गोरेलाज इन पे अटैक करने वाले हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करते और इस हमले को नाकाम बना देते। ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। कैपेसिटी इशू फिर यहाँ पे ये पैदा हो जाता है कि इतना बड़ा सूबा जो पाकिस्तान की आबादी जिसकी बहुत कम है और जिसका रकबा 43 से 45% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी बलूचिस्तान है, वहाँ पे आर्मी को सीरियसली कैपेसिटी इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। बहरहाल मजीद ब्रिगेड का अपना मैं भी आपको दिखा नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं इसको वीडियो को रिलीज़ कर दूँ, बहुत देर हो जाती है, लेकिन मैंने बीएलए की मजीद ब्रिगेड की बीएलए की एक ट्विटर की, अच्छा मज़े की बात है कि हिंदुस्तानी जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो खुल्लम खुल्ला उसको ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ से उसको कहीं किया गया है। बहरहाल उसके ऊपर उनकी जो एक प्रेस रिलीज़ है जिसमें ये दावा किया गया है, वो ये उसमें ना 400 का फिगर है ना 500 का फिगर है, शायद उनको पता नहीं है ठीक तरह से। वो कह रहे हैं कि 180 लोगों को यरगमाल बना लिया गया है। पहले 15 जो पाकिस्तान आर्मी के जवान उस ट्रेन की हिफाजत कर रहे थे उनको हमने मार डाला, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मजीद हमने 5 को मार डाला है, और यूं हमने 20 पाकिस्तान आर्मी सर्विसमैन जो हैं, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कमांडोज होंगे, बहरहाल हमने उनको न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया है। और हम अंडर अटैक हैं, हमने पनाह ली हुई है, हम लड़ रहे हैं, घमसान की जंग हो रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, विच आई अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स होंगे।
अच्छा, अब DGISPR की अभी तक जब मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने उनका कोई कमेंट या मैंने उनकी कोई प्रेस टॉक नहीं देखी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले चंद घंटों में पाकिस्तान के DGISPR जनरल शरीफ अहमद जो है वो इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हक़ाइक़ जो भी उनके पास ऑफिशियल होंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे हम समझ सकते हैं कि BLA का यहाँ पे गोल ये है कि वो एक हाई प्रोफाइल एक्शन करना चाहते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरली एंड ऑपरेशनली BLA पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान में लड़ नहीं सकती। उनके पास इस किस्म की कैपेसिटी नहीं है कि वो फ़ौज के साथ कोई ज़्यादातर उनको एंगेज रखें और कोई उनके साथ सस्टेन कर सकें और 24 घंटे भी कहीं पे लड़ सकें। उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो उस किस्म की भी नहीं है जैसी कि TTP के पश्तून गोरिल्लाज हैं, बिकॉज वो बहुत ही वॉर हार्डन किस्म की एंटिटीज़ हैं। इस तरह की कैपेबिलिटी इनकी नहीं है। ये हिट एंड रन कैपेबिलिटी इनकी बाय एंड लार्ज है। हैविंग सेड दिस, गुज़िश्ता एक बरस में और 2024 के बाद जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट के कमेंट्स छपे हैं बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग में, थिंक टैंक्स में, खुद पाकिस्तान के अखबारात में, वो यही कहते हैं कि BLA ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा उन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो एक्शन है, ये जो हमला है, ये एक हाई प्रोफाइल उन्होंने टारगेट किया है, जिसके नतीजे में वो चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि हम एग्जिस्ट करते हैं। बलूचिस्तान में हमारी एक इंसर्जेंसी है, हमारा पाकिस्तान फ़ौज के साथ, वो तो खैर पाकिस्तान ही कहते हैं। मुझे ये पता चला है कि यहाँ अमेरिका में भी बहुत से बलोच ग्रुप हैं। मैंने किसी से पूछा था कि हम उनसे मिलना चाहें, वो कहते हैं वो मिलना ही नहीं चाहते, वो हमारे से इतनी नफरत करते हैं, वो इतनी हमसे यानी खार खाते हैं, वो इतने बदगुन यानी बदजन हो चुके हैं, बदगुमान है कि वो शायद मिलना भी नहीं चाहते और हमें भी ज़रा मिलने में रिस्की होगा। तो बहरहाल मतलब वो पाकिस्तान कहते हैं, मतलब ये खाली पाकिस्तान आर्मी नहीं है, वो इसको दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ जो है वो लड़ाई हो रही है। तो एक हाई प्रोफाइल इवेंट है जिसके ज़रिए आप अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन ऑपरेशनली पाकिस्तान, और वो ये भी चाहेंगे कि जो लोगों को यार रुमाल उन्होंने बना लिया, अब ये 400 हैं, 500 हैं, 180 हैं, और इसकी बेसिस पे वो पाकिस्तान आर्मी के साथ नेगोशिएशन करना चाहेंगे। मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उनके जो लोग गिरफ्तार हैं उसके हवाले से, कुछ डिमांड्स के हवाले वो ये चाहेंगे। ये उनकी आइडियल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान आर्मी कभी भी उनके साथ नेगोशिएशन नहीं करेगी और पाकिस्तान आर्मी अगले चंद घंटों के अंदर इस ऑपरेशन को बहुत शिद्दत से मॉप अप करना चाहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे पहला एक उनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है कि वो इस ऑपरेशन को रोक नहीं सके, लेकिन इनको अंदाज़ा ज़रूर है कि इन इलाकों पर उन पर ऑपरेशन हो सकते हैं। तो अगले चंद घंटों में वो इन BLA के जो मिलिटेंट्स हैं इनको ये चेस करेंगे पहाड़ों में थ्रू दी हेलीकॉप्टर्स एंड एवरीथिंग, और वो इस ऑपरेशन को फॉइल करेंगे। अब इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होगा, BLA का भी होगा, पाकिस्तान आर्मी का भी होगा, और जो होस्टेजेस हैं BLA के पास उनका भी होगा। बिकॉज इस किस्म की होस्टेज टेकिंग सिचुएशन, इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में, यह फिल्म नहीं है कि यहाँ पर कोई जेम्स बॉन्ड है वो बहुत आइडियल तरीके से इसका हल निकाल सकेगा। यहाँ पर हैवी लॉस ऑफ लाइफ का खतरा है। यही वजह है कि गिरदोनवा में दूर दूर तक जितने हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है और ब्लड बैंक्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया। ये अब इसकी इस वक्त की सिचुएशन हमारे सामने। अगर आप पाकिस्तान आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो वो इसको BLA का एक ऑपरेशनल हिट एंड रन ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की और अफगानिस्तान दोनों की बड़ी लिमिटेशंस हैं। हिंदुस्तान की लिमिटेशन तो ये है कि अनलाइक द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, उनके पास कोई शेयर्ड बॉर्डर नहीं है जहाँ से वो ब्रिज हेड बना सकें और खुल्लम खुल्ला बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं उनको एक सपोर्ट दे सकें, लॉजिस्टिकल दे सकें, सप्लाई दे सकें, उनके लोगों को ट्रेनिंग, एक्सेस टू ब्रिज हेड एस्टैब्लिश कर सकें, जैसा कि उन्होंने फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में किया था। आज से चंद बरस पहले मेरा ख्याल कुलभूषण यादव ही नाम था, इफ आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग हिज नेम, जो इंडिया के एक नेवल ऑफिसर थे जो ईरान में बेस्ड थे। तो वो बेसिकली इसी किस्म के एक ऑपरेशन पे काम कर रहे थे ताकि एक सी साइड से एक ब्रिज हेड इस्टेब्लिश हो जाए और बलोच इंसर्जेंट्स को मदद मिलती रहे। लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने, ISI ने उस ऑपरेशन को फॉइल किया, नैब के आपको याद है, और जब उसको पकड़ा था कुलभूषण यादव को, तो यही जो आज पाकिस्तान की सियासत के रूह रवां हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, ये उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना चाहते थे। और आज उसी नवाज शरीफ का और उसकी बेटी का पूरे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कंट्रोल है। एक तो आप ये ज़रा पहले सूरत हाल की मज़हक खेज किस्म की सूरत हाल देख लें। बहरहाल इंडियंस के पास ब्रिज हेड नहीं है यहाँ पर सस्टेन्ड सपोर्ट प्रोवाइड करने का। वो सपोर्ट वाया अफगानिस्तान या वाया ईरान ही आ सकती है, और ज़ाहिर है उसमें बड़ी लिमिटेशंस हैं, चाहे अफगानिस्तान के अफगान तालिबान या ईरानी कितनी ही कोऑपरेशन क्यों ना कर लें, सीरियस लिमिटेशंस हैं हिंदुस्तान के लिए। इसी तरह अफगान तालिबान खार में तो बहुत हैं, नाराज़ हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान आर्मी ने या जनरल साहिबान ने एक मुफ्त में अपने ताल्लुकात इतने कशीदा कर लिए, उसमें इतनी टेंशन पैदा कर दी है। लेकिन चूँकि उनकी भी बहुत लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो वो भी कोई खुल्लम खुला बलोच इंसर्जेंट्स को मदद नहीं कर सकते। और वैसे भी बलोच इंसर्जेंट्स बीइंग बलोच जो हैं एथनिकली सिंपैथेटिक नहीं है दोनों साइड्स एक दूसरे से, बिकॉज जो अफगान तालिबान हैं वो बड़े सख्त किस्म के जो हैं वो पश्तून हैं, तो दोनों सुन्नी, लेकिन वो पश्तून हैं और वो
اتنا زیادہ مائل نہیں ہیں بلوچ انسرجنس کی طرف، لیکن لمیٹیشنز ہیں بلوچ انسرجنس کی، اور جس کا پاکستان آرمی کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اسی طرح سے انہیں یہ اندازہ ہے کہ جو مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جنہوں نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان کا شکریہ ادا کروایا ہے، وہ ظاہر ہے بلوچ انسرجنس کے ساتھ کھل کھلا کے کھیل نہیں سکتے، بیکاز ان کو بھی پاکستان کے ملٹری ایپریٹس کی مختلف ریجن میں ضرورت ہے ان کی۔ یہاں تک تو یہ مطلب میں ایک ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کو پاکستان آرمی یا جی ایچ کیو کے پوائنٹ ویو سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ٹربلنگ ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اسی ہفتے 3 ڈیولپمنٹس کے بعد دیگرے ہوتی ہیں جن کو جی ایچ کیو کو، آئی ایس آئی کو، سارے پاکستانیوں کو، پاکستان کی پالیٹکس کو اور ذرائع ابلاغ کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں خبر آتی ہے کہ بی بی سی، جو آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ ایک نیوز پبلیکیشن ہے، ایک نیوز پورٹل ہے، میڈیا ادارہ ہے برطانیہ کا، یورپ کا، دنیا کا، وہ اپنی 2024 کی جو لسٹ ایشو کرتا ہے 100 موسٹ انفلوئنشل اینڈ انسپائرنگ وومن آف دا ورلڈ، اس میں مہرنگ بلوچ کا بھی نام ہے۔ اس کے فوراً بعد امریکہ کا ٹائم میگزین جریدہ جو ہے وہ اسے افرم کرتا ہے، وہ بھی مہرنگ بلوچ کو کنفرم کرتا ہے کہ وہ 100 موسٹ انفلوئنشل عورتوں میں ان کا شمار جو ہے اس وقت کیا جا سکتا ہے عصر حاضر میں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد آپ کو یہ کنفرمیشن ملتی ہے، ایک ریسپیکٹڈ بلوچ جرنلسٹ ہیں جو یورپ میں کہیں پہ ہیں، برسلز میں، کیا بلوچ جو ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو 338 لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں اس سال نوبیل پرائز کے لیے، اس میں مہرنگ بلوچ کا نام بھی ہے۔ اب دس از ویری انٹرسٹنگ، ایک تو تینوں چیزوں کی سنکرونائزیشن جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کلیئر نہیں ہے کیا بلوچ نے جو کانفرمیشن دی ہے اس میں یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کس نے مہرنگ بلوچ کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، لیکن میں تھوڑی سی آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی 2 اینٹیٹیز دنیا میں کسی کو بھی نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کر سکتی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پرائیویٹلی بات کی کہ عمران خان کو آپ کیوں نامینیٹ نہیں کرتے؟ پہلے میں بتاؤں کون کون نامینیٹ کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی بڑا کالج، کوئی بھی بڑا اخبار، میڈیا پورٹل جیسے بی بی سی ہے، ٹائم میگزین ہے، ڈان اخبار ہے، ایکسپریس ٹریبیون ہے، لمز ہے، آئی بی اے ہے، لندن اسکول آف اکنامکس ہے، یا مشہور جتنے ایکیڈیمکس ہیں جنہوں نے پبلیکیشن کی بھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، آتھرز بھی ہو سکتے ہیں، مشہور جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مجھے انہوں نے دہشت گرد نہ بنایا ہو تو میں بھی ان میں ہو سکتا ہوں، اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ بیسکلی طور پہ نامینیٹ کرنے والے لوگ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، جو کیس آپ بناتے ہیں، جس طرح سے آپ اس کو تحریر کرتے ہیں، وہ ایک سرٹن کرائٹیریا کو آپ کو میٹ کرنا ہے۔ تو کوئی بھی اس کو، اور گورنمنٹس آف کورس جو ہے وہ نامینیٹ کر سکتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ مہرنگ بلوچ کو کس نے اس کیس میں نامینیٹ کیا، لیکن آپ کو کوئی بھی 2 اینٹیٹیز دنیا میں نامینیٹ کر سکتی ہیں۔ پھر بعد میں یہ دیکھنا ہے کہ نوبل جو کمیٹی ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے، بیکاز انہوں نے تو پیس کا اگر نوبل پرائز بنایا گیا ہوگا تو 1 یا 2 ہی لوگوں کو نوبل پیس پرائز ملے گا، یا انڈیویجولی اسے ٹیک کریں گے۔ اب زیادہ ٹرینڈ یہی ہے کہ آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، اور یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو نامینیشنز ہوئی ہیں اس میں اپیرنٹلی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی دلی خواہش ہے، ذاتی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملے۔ ان کو بہت دکھ ہے کہ اوباما کو تو نوبل پیس پرائز ملا تھا جس نے کیا کچھ نہیں، اس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اوباما کو بالکل بھی نوبل پیس پرائز نہیں ملنا چاہیے تھا، اور وہ بھی شروع میں دے دیا۔ اوباما نے پیس کے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اوباما کی ساری کی ساری جو پالیسیز تھیں وہ ڈبل گیمز کے اوپر مبنی تھیں، تو ان کا بھی بہرحال نام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس کے اندر ہے۔ اب اگر مہرنگ بلوچ کو، اچھا میں نے جب لوگوں سے بہت بات کی پچھلے 1-1.5 سال میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی، میں نے یہ کیس ان کے سامنے رکھا کہ عمران خان جس طرح سے جیل میں ہیں، عمران خان کے جیل میں جانے سے پہلے، ان کے سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، تو نوبل پیس پرائز ان کا بنتا ہے امن کے اعتبار سے۔ اور پھر پہلے تو بہت سے ایکیڈیمکس نے مجھ سے کہا کہ بنتا نہیں ہے، پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کیسے بنتا ہے، دیز آر دی کرائٹیریا، تو اس میں بنتا ہے، تو لوگوں کا واقعی بنتا ہے۔ اب ایسے کیا کسی نے کچھ نہیں، میں پبلکلی اس کو کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور عمران خان خود بھی جو ہے مجھے اندازہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی ان کو اس کے لیے ریکمینڈ کرے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے ریکمینڈ کیا نہیں ہے۔ پاکستانی اینٹیٹیز جیسے میں نے آپ کو کہا، ظاہر ہے وہ ڈرتے ہیں، لمز ہو گیا، یہ آئی بی ہو گیا، یہ جتنے پاکستانی ایکیڈیمکس ہیں وہ سب ڈرتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے بعد پاکستان جانا ہے، تو ہمیں تو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے، تم دیں گے، پھینک دیں گے، ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو کسی نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا۔ بٹ پھر مہرنگ بلوچ کو کس نے نامینیٹ کیا ہے؟ جس کسی نے بھی مہرنگ بلوچ کو نامینیٹ کیا ہے اور عمران خان کو نامینیٹ نہیں کیا ہے، تو وہاں پر آپ کو اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ مہرنگ بلوچ نے بہت امپریسو کام کیا ہے، عورتوں کے حوالے سے، مسنگ پرسنس کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے۔ وہ جرت مند ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جس طرح سے آئیں اس کو بہت زیادہ ٹائمز نے اور بی بی سی نے نوٹ کیا ہے۔ وہ ایک پورا ایک لوگوں کو لے کر آئیں، ایکٹیوسٹ کو لے کر آئیں، اسلام آباد میں بیٹھی رہیں، نیگوسیشن کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔
لیکن کسی نے تو یہ انیشیٹو لیا ہے نا کہ سائملٹینسلی 6-7 دن کے وقفے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بی بی سی میں ان کو 100 موسٹ انسپائرنگ انفلوئنشل عورتوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے، پھر ٹائم جریدہ جو ہے وہ اس کو بیک اپ کرتا ہے، اور پھر آپ کو یہ کنفرمیشن ملتی ہے کہ نوبل پیس پرائز جو ہے اس کے لیے وہ نامینیٹ ہو گئی ہیں۔ تو کسی نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ اب اس ناچیز کی ناقص جو انالیسس اور اوپینین اوور دا ایئرز ہے اس پورے پروسیس کو دیکھ کے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کا انیشیٹو وہی لوگ لیتے ہیں، اور خاص کر کے اس میں کراس اٹلانٹک برٹن اور یو ایس کے درمیان میں اور یورپ کے درمیان میں آپ کو کوآرڈینیشن نظر آئی ہے۔ 3 ویسٹرن کراس اٹلانٹک سینٹرز آف پاور اتھارٹی انفلوئنس میں آپ کو ایک کوآرڈینیشن نظر آئی ہے۔ تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں اس قسم کی کوآرڈینیشن، یہ کر سکتے ہیں جنہوں نے چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پرسویٹ کیا کہ آپ پاکستان کا ذرا شکریہ بھی ادا کر دیجیے گا، ان کی ہمت بن جائے گی، ہمارا کام کرتے رہیں، ہمارے ہی بچے اور برخودار ہیں۔ تو یہاں پر پھر بچوں اور برخودار جو ہیں پنڈی میں اور ڈفرینٹ جگہوں میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ جس طرح سے آپ باقی ساری دنیا کے ساتھ ڈبل گیمز کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ گراؤنڈ پہ وہ نہیں آپ کو پنگا کرنا چاہ رہے، آپ کے ساتھ ایک حد سے آگے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس ایشو کو اٹھا دیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا جو ہے یہاں پہ بہت ضروری۔ اب اس سے میں آگے چلتا ہوں، جو اس کی مردہ ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اسی کانٹیکس کے اندر جو میں نے بات کی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج اسلام آباد میں راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ بہت دنوں کے بعد اب پیٹرن یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ عمران خان سے کم ویزیبلٹی اور خبر آئے، بیکاز جب سے عمران خان نے میسیجز دیے اور ٹویٹر کے اوپر ان کے پیغامات جو ہیں وہ آنے لگے، اس کے بعد سے جی ایچ کیو اور کرنل صاحب جو وہاں پہ بیٹھے کنٹرول کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے پرنسپلز ہیں، وہ اور زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اور سخت ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر عمران خان سے ملاقات بالآخر ہوئی، ان کے کچھ وکلا کی ہوئی، سلمان اکرم ڈارا صاحب کی ہوئی، کچھ اور وکلا کی بھی ہوئی، اور علیمہ خان صاحبہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وہاں اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے اور سلمان اکرم راجہ نے اور ایک کچھ اور وکیل ہیں، انہوں نے الگ الگ پریس ٹاک کی۔ علیمہ خان صاحبہ کی پریس ٹاک سے پہلی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ دیکھیے ایک کمپلیٹ پیٹرن اور فارمولا بن گیا ہے کہ عمران خان تک رسائی نہ ہو، عمران خان کی خبر باہر نہ آئے، کیسز ان کے جو پرنسپل کورٹس میں، جس کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کہتے ہیں، اے ٹی سی ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، سیشن کورٹ، وہ کیسز اب چونکہ ختم ہو گئے ہیں، کوئی کیسز چل نہیں پا رہے کیونکہ، اور اب ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے لائے ہیں جج صاحب، وہ اس کو سن ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی نہیں مل سکتی، ان کو ریلیف نہیں مل سکتی، کیونکہ کیس ہی نہیں سنا جا رہا، تو رہائی کیسے ملے گی، ریلیف کیسے ملے گی، ورنہ تو ایک ہفتے کا یہ بات ہے۔ لیکن علیمہ نے یہ کہا کہ عمران خان، اچھا ایک اس میں چیز میں نے آج نوٹ کی کہ باوجود اس کے کہ علیمہ خان نے اپنی ٹریڈیشنل مسکراہٹ بھی رکھی، انہوں نے ہنسنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا ہے، کیوں اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے، جسے چھپا رہے ہو، جو جگجیت کی میرا خیال ہے غزل تھی، کیوں اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو، سم تھنگ لائک دیٹ۔ آئی ایم سوری، مجھے اب یاد نہیں ہے جملے، کہاں ہمیں یاد رہا، اس قسم کی چیزیں دیکھنا پڑھنا بھول ہی گیا سب کچھ۔ لیکن ان کے لب و لہجے میں جو پریشانی اور جو دکھ اور جو کرب ہے وہ انمسٹیکیبل ہے، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جب وہ ایک چھوٹی سی 8-9 منٹ کی ٹاک میں 8-9 دفعہ ہمارا بھائی، ہمارا بھائی، ہمارا بھائی، ہم نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ وہ کہتی ہیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ علیمہ کے خدشات، خطرات، ان کے ذہن میں جو فیئرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی تو یہ ہیں کہ نہ عمران خان کی، سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ عمران خان کو نہ ان کی کتابیں دی جا رہی ہیں، نہ ان کو بیوی سے ملنے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کے جو پرنسپل وکیل جیل کے حوالے سے ہیں ظہیر عباس صاحب، ان سے آج انہوں نے کوشش کی ظہیر عباس صاحب نے، لیکن جیل کو اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب، جو کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے ظہیر عباس سے عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی۔ بنیادی طور پر مجھے کیا سمجھ آئی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے، زچ کیا جا سکتا ہے، وہ عمران خان کو زچ جو ہے بریک ڈاؤن کرنے کی سائیکولوجیکلی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یقین دلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی تم ہمارے کنٹرول میں ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے، تمہیں سمجھ آنا چاہیے اس چیز کا کہ تمہارے راستے مسدود کر دیے گئے۔ اچھا، علیمہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایم این اے ایم پی ایس، اچھا یہ پتہ نہیں چلا کہیں سے لیکن ایسے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایس، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پروونشل اسمبلی اور ممبر نیشنل اسمبلیز یہاں اکٹھے ہوں گے، ناٹ فار پروٹیسٹ احتجاج، پر صرف اکٹھے ہوں گے یہاں یکجہتی شو کرنے کے لیے، تو ہم نے عمران خان کو بتایا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ آئیں گے، ان کے ساتھ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ہمیں عمران خان نے اس سے روکا نہیں ہے۔
प्रेशर कितना ज़्यादा है कि अलीमा खान से जब क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जो आलिया हमज़ा हैं पंजाब की चीफ कोऑर्डिनेटर, ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने इस किस्म की बात की थी, लेकिन वो चीज़ मेटेरियलाइज नहीं हुई। लोग बात करके भूल जाते हैं, मीडिया में भी मेरा ख्याल मेटेरियलाइज इसलिए नहीं हुई होगी कि आलिया हमज़ा के ऊपर और पीटीआई के जो बाकी लोग हैं, अगर आलिया हमज़ा खुद ना डर रही होंगी तो बाकी जो पंजाब के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि भाई आपने अडयाला जेल की तरफ नहीं जाना। लेकिन अलीमा कहती है कि अगर जाएंगे तो हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट आप ये देखें कि जब सलमान अकरम राजा बात करते हैं मुख्तसर, बहुत ही कंट्रोल तरीके से, तो वो इस किस्म की किसी मीटिंग की, कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो इस किस्म की किसी मीटिंग की कि पीटीआई के एमएनए एमपीज यहाँ पे इकट्ठे होंगे उसकी बात नहीं करते। तो सलमान अकरम राजा क्या बात करते हैं? सलमान अकरम राजा दो तीन किस्म की बातें करते हैं। एक तो वही कि इमरान खान को उनके प्रिंसिपल वकील तक रसाई नहीं दी जा रही है, उनकी अहलिया के साथ उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको किताबें नहीं उनकी मिल रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर, जुनैद अकबर खान साहब के ऊपर और आलिया हमज़ा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, उनकी तारीफ़ की है, उनके रोल को उन्होंने अफर्म किया है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इमरान खान की पॉलिटिकल मजबूरी भी है। अली अमीन गंडापुर पहले वो नाराज़ भी रहे उनसे बाहर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि इमरान खान को हमने बताया कि गफूर हैदरी साहब से और कामरान मुर्तज़ा साहब से, जो पाकिस्तान, जो मौलाना फजल रहमान की जमात के JUF के लीडर हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, उस पर भी हमने उनको ब्रीफ किया। इस हवाले से मैं अभी कुछ एक एनालिसिस भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस आप ये देखिए, 2-3 टाइम खासा हो गया 25 मिनट का, कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है उसकी प्रायोरिटीज़ आपको यहाँ पर समझ आती हैं। जब आसिफ अली जरदारी ने अपनी प्रेसिडेंशियल जॉइंट सेशन से स्पीच की तो पानी का उनको बहुत मसला है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और PMLN जो है वो सिंध के पानी के हवाले से उनकी बात हो रही है और पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से बात हो रही है। बलूचिस्तान उनके रडार पे ही नहीं है, ये उन्होंने बिल्कुल आउटसोर्स कर दिया है टू द मिलिट्री कि वो इसका हल निकालेंगे। इसका कोई सियासी हल निकालने का वहाँ पे सोचा ही नहीं जा रहा। एक दूसरा, आप उनका एटीट्यूड देख लें। मैंने जो अडयाला जेल की पूरी सूरत हाल आपके सामने रखी है, बलूचिस्तान की भी रखी है। एक तो ये आप कंट्रास्ट देख लें कि जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान के, उनको में इनकी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, अब मैं उस चीज़ की तरफ आ जाता हूँ कि इस स्टेज पे क्या इमरान खान को जेल में होना चाहिए था? आप में से 99% लोगों का ख्याल है कि इमरान खान जेल में बैठ के बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों का एक शऊर में दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। और फिर उस शऊर के नतीजे में पाकिस्तान के लोगों ने कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है, जिसकी कोई मुझे विजिबिलिटी नज़र नहीं आई। आप सबके मुकाबले में बाय एंड लार्ज पिछले 3 साल में मेरा जो एनालिसिस था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, वो निस्बतन बेहतर रहा है। इस नाचीज़ ने 3 मार्च 2022 को ये दावा क्लेम कर दिया था कि जिस तरह से जनरल बाजवा चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस और लोगों के दरम्यान में नफरत की दीवारें और खलीज जो है वो खड़ी हो जाएगी। उसके चंद महीने के बाद मैंने ये भी कहा था कि पंजाब में मुझे कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। फिर मैंने, और वो अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये मसलसल कहा कि ये जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं इसमें डिस्टर्बेंस होगी। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल, KP की सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की इतनी विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर भी सूरत हाल किसी भी स्टेज के ऊपर डिस्टर्ब जो है वो हो सकती है। और मैंने कई दफ़ा ये कहा कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए था, इमरान खान को कहीं आज़ाद बाहर होना चाहिए था ताकि वो चीज़ों को स्ट्रेटजाइज कर सकते। जब आज़ाद की बात करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एयर कंडीशन कमरे में होना चाहिए था, बिजनेस क्लास में फ्लाई करना चाहिए था, बहुत अच्छे खाने खाने चाहिए थे, खूबसूरत ख्वातीन से मिलना चाहिए था, खुशबू लगानी चाहिए थी। नहीं, पता नहीं क्यों इस किस्म के जहन है सबके। इमरान खान एज द की थिंकर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं बाहर होना चाहिए था ताकि वो PTI और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को स्ट्रेटजाइज कर सकते, उसके बारे में सोच सकते। यहाँ मामला पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ लड़ाई का नहीं है। मैंने दर्जनों दफ़ा ये कहा है कि कुछ इस तरह से सियासी हालात ने पलटा खाया है कि सियासी तौर पे पाकिस्तान आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन कुछ इंटरनल पॉलिटिशियंस के ज़रिए, शरीफ ख़ानदान, जरदारी और कुछ बाहर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके ज़रिए इंस्टीट्यूशन को ही बांध लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। ये इमरान खान ही की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिक्स को इस तरह से हैंडल करते कि सूरत हाल इस एंड के ऊपर ना आती। तो जेल के अंदर जो इमरान खान ने अपने आप को खुद जाने दिया है, खुद ही जाने दिया है, अगलों ने तो डालना ही था उनको, लेकिन खुद ही उन्होंने जाने दिया है। तो यहाँ पर आप एक
विजन कंट्रास्ट देखते हैं कि उनका ख्याल यह है कि मैं जो कुर्बानी दे रहा हूँ उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शौरी तौर पे उठ जाएंगे, जिस लेवल का वो एक्सपेक्ट करते हों कि शौरी तौर पे उठ जाएंगे, वोट वो डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ और करने वाले मुझे नज़र नहीं आते हैं। इसकी दूसरी छोटी सी बहुत ही नन्ही मुन्नी टाइनी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान ना छोड़ता इन 25 अक्टूबर 2022 को, तो मैंने क्या कर लेना था पाकिस्तान में। मेरे घर बार नौकर चाकर गाड़ियाँ प्लॉट फ्लॉट थे मेरे पास, तो मैं वहाँ बैठ के उनके ऊपर ही सो सकता था, मतलब उनको सेलिब्रेट कर सकता था जैसे बाकी सारे कर रहे हैं। जो छोटा मोटा रोल मैंने प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एन ऑनेस्ट कमेंट एंड ब्रिंगिंग सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस ऑन द इश्यूज, वो मुझे कभी भी ज़ाहिर करने का मौका ना मिलता। तो आपको सही टाइम के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने सही मौक़ों के ऊपर बहुत सी डिसीजन मेकिंग नहीं की। अब आपको ज़रा झटका लगेगा, मैनी ऑफ यू विल लाइक टू टेक आउट द पिस्टल एंड शूट मी, बट मैं एक लफ्ज़ में और कहता हूँ जुमला, तो आपकी खूब जो है ना बहुत बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, मसलसल बता रहे हैं कि मौलाना फजल, आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान बड़े डेस्परेट है कि मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी के साथ उनकी एक इक्वेशन बन जाए। तो फिर 42 महीने की जो आपने हुकूमत की पाकिस्तान में, वहाँ क्यों ना आपने बिहाइंड द सीन्स आसिफ अली जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को और MQM को एंगेज रखा। बिकॉज इमरान खान का सियासी मुकाबला शरीफ ख़ानदान से था पंजाब की टर्फ में। KP उनके कंट्रोल में था, बाय ऑल मीन्स पंजाब में भी उनके साथ था। उनको शरीफ ख़ानदान को न्यूट्रलाइज करना था, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी ब्यूरोक्रेसी को, उसने जो इनरोड्स बनाए हुए थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, जुडिशरी में, मीडिया में, उनको न्यूट्रलाइज करना था। इमरान खान सिंपली डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट, और उन्होंने पूरा एक करप्शन का जो है ना बहाना करके उसका एक नारा दे के उन्होंने सबको, आसिफ अली जरदारी को उनको फ्रंटली टारगेट नहीं करना था, उनको कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं करनी थी आसिफ अली जरदारी के साथ, कोई खाना टुकर मुर्गे नहीं खाने थे उनके साथ, फोटो जाके डिनर्स नहीं करने थे उनके साथ, हाथ इस तरह से नहीं बुलंद करने थे। लेकिन उनको एक हद तक अपनी नफरतों को पीपल्स पार्टी के साथ आगे नहीं बढ़ाना था, बिकॉज सिंध एंड पीपल्स पार्टी वर नॉट PTI पोलिटिकल टर्फ एंड बैटल ग्राउंड। अगर वो इमरान खान ने हैंडल की होती पॉलिटिक्स, तो ये जो अब हम सारा का सारा क्राइसिस देख रहे हैं ये इस वक्त हमारे सामने ना होता। बहरहाल अब उनका विजन ये है कि वो जेल के अंदर से इंस्पायर करेंगे पाकिस्तान के लोगों को, और एक दिन पाकिस्तान के लोग उठ जाएंगे, ये कुछ ना कुछ होगा। तो ऑफ कोर्स ये हो भी सकता है, मैं नहीं कहता नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान हैज़ ऑप्टेड फॉर अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।